हेलो मेरे प्यारे 10th के मगरमच्छों और मेरे जूनियर्स। तो नेक्स्ट पेपर तुम्हारा इंग्लिश का है। मैथ्स का पेपर कैसा गया ये वीडियो मैं उसके ऊपर डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अगर तुम्हें जानना है मेरा रिव्यू क्या था तो तुम वो वीडियो जाके देख सकते हो। और बिना टाइम वेस्ट किए हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन योर इंग्लिश एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो मैंने इस नोटबुक पे लिखा हुआ है, मैं तुमको टिप्स बताती रहूँगी जल्दी जल्दी और तुम वो फॉलो कर लेना, ठीक है। और अगर थोड़ी सी बीच में यापिंग होगी तो उसको अगर तुम स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो तुम देखते रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का एग्ज़ाम तुम्हारा होगा बोर्ड का, वो होगा 80 मार्क्स का एग्ज़ाम, ठीक है। और 20 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल लगेंगे जो तुम्हारे स्कूल वाले लगाते हैं। और मोस्टली क्या करते हैं स्कूल वाले, फुल ही देते हैं क्योंकि उनको अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करना होता स्कूल का, तो फिर वो फुल देंगे तुमको, अनलेस तुमने कोई गंदा कांड ना किया हो, टीचर्स को तुमसे नफरत ना हो, तो तुम्हारे कट भी सकते हैं। वैसे 20 देंगे और 80 मार्क्स तो तुम अपनी मेहनत से लाने वाले हो। तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 3 आवर्स का पेपर होएगा तुम्हारा एज़ यूजुअल, और 15 मिनट्स तुमको रीडिंग टाइम मिलेंगे। तो जो 15 मिनट्स तुमको रीडिंग टाइम मिलेंगे ना, अब मैं बताती हूँ क्या करना है। सी, पूरे फोकस से सुनना क्या है। तो तुम्हारा इंग्लिश का एग्ज़ाम डिवाइडेड होगा 4 सेक्शन में। पहला होगा रीडिंग, ठीक है। सेकंड होगा राइटिंग, थर्ड होगा ग्रामर, फोर्थ होगा लिटरेचर। तो जो रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर है, रीडिंग आएगी 20 मार्क्स की, राइटिंग एंड ग्रामर आएगी 20 मार्क्स की, और जो लिटरेचर होगा ना वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, वो आएगा 40 मार्क्स का, ठीक है। तो फिर मतलब लिटरेचर तुम अच्छे से कर लेना। और उसके बाद रीडिंग में आएंगे तुम्हारे पास 2 कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, ठीक है। तो जो 15 मिनट्स का तुम्हारा स्टार्टिंग का टाइम जैसे तुमको पेपर मिलेगा ना, उसमें तुम पहली कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर देना। लाइक ऐसे रिटन में नहीं, लाइक दिमाग में क्वेश्चन एक बार ही पढ़ लेना पैराग्राफ। अगर तुम्हें लग रहा है कि कॉम्प्रीहेंशन पहली वाली मुश्किल है, क्योंकि हमारे प्री बोर्ड में क्या हुआ था कि जो पहली वाली कॉम्प्रीहेंशन थी ना वो बहुत मुश्किल आई थी जब हमारे स्कूल का था। लाइक लिटरली मुझे याद है मेरे हाथ कांपने लगे थे उसको लिखते हुए। बट क्योंकि मैंने आगे पेपर में मैं बढ़ ही नहीं पाई थी, मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा था, या बस लाइक यार पहली कॉम्प्रीहेंशन तो हो जानी चाहिए मुझसे। बहुत मुश्किल आई थी वो मेरी, लाइक वो किसी से सॉल्व नहीं हो रही थी, ठीक है। और जो सेकंड कॉम्प्रीहेंशन, अब मैंने पेज पलटा नहीं, तो जो नेक्स्ट पेज पे कॉम्प्रीहेंशन दूसरी वाली बहुत आसान थी। तो तुम क्या करना, अगर तुमको पहले वाली कॉम्प्रीहेंशन डिफिकल्ट लग रही है ना, स्विच टू द सेकंड कॉम्प्रीहेंशन। वेस्ट मत करना टाइम बिल्कुल भी, बस सॉल्व करते रहना जल्दी जल्दी जैसे जैसे होता रहेगा। तो पहला कॉम्प्रीहेंशन तुम सॉल्व कर दोगे वो 15 मिनट्स के टाइम के अंदर। और अगर तुमसे वो नहीं हो रहा ना तो स्विच कर लेना, ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर देना। ग्रामर के जो MCQ तुमसे तुक्के लग रहे हैं, लाइक तुक्के नहीं मारने, अच्छे से ग्रामर पढ़ के जाना। मैं बता रही हूँ ग्रामर इज़ वेरी स्कोरिंग, अगर तुम पढ़ के जाओगे ना तुम्हारी ग्रामर में फुल आ सकते हैं, ठीक है। रीडिंग हो गया, तुमने कर लिया पूरा, दोनों कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर दी, साइड कर लो उसको। उसके बाद स्विच टू द उसके बाद स्विच टू द राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग में क्या आता है, एक तो लेटर होगा और एक होगा एनालिटिकल पैराग्राफ। अब लेटर में 4 टाइप्स के लेटर तुमको बोला होगा कि सिलेबस में आ रहे हैं। लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर होगा, लेटर टू द एडिटर होगा, लेटर ऑफ कंप्लेंट होगा, और एक और होगा, ठीक है। सारे नहीं पढ़ने, दिमाग ख़राब नहीं करना, मैं सारे मत पढ़ के जाना। एक लेटर टू द एडिटर हमेशा पक्का आता है, लेटर टू द एडिटर रट लेना। लाइक उसमें ना हर चीज़ में फॉर्मेट होता है ग्रामर राइटिंग सेक्शन में, तो वैसे तुम फॉर्मेट वाइज उसको याद कर लेना कि लेटर में ये टू सब्जेक्ट दिस डेट वगैरह वगैरह, स्टार्टिंग की लाइन, एंडिंग की लाइन, थैंक यू, योर सिंसियरली जैसे लिखते हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है, जो इंग्लिश में योर सिंसियरली लिखते हैं ना, उसमें ना योर्स में ना अपोस्ट्रोफी नहीं आता, ठीक है। मतलब योर्स होता है, अपोस्ट्रोफी कभी नहीं लिखते एस के साथ, ये एक चीज़ ध्यान रख लेना। और बाकी एनालिटिकल पैराग्राफ में तुम डेटा एनालाइज करना, और जब तुम डेटा एनालाइज करोगे उसके बाद तुम जैसे तुम नॉर्मल लिखते हो वैसे लिखना, ठीक है। ये हो जाएगा, हाँ ये 10 मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट आएगा तुम्हारे पास ग्रामर। ग्रामर में टेंसेस वगैरह, लॉजिकल ग्रामर वगैरह आएगी, ठीक है। और रूल्स पढ़ के जाना, टेंसेस अच्छे से कर लेना, और बाकी चीज़ें भी जो ग्रामर में होती हैं वो रूल्स वगैरह याद कर लेना, टेंसेस अच्छे से कर लेना बेसिकली। नेक्स्ट है आएगा तुम्हारा लिटरेचर पोर्शन। अब लिटरेचर पोर्शन में तुमको क्या करना है, 40 मार्क्स लिटरेचर आएगी, तो ध्यान से सुनो इसको क्या करना है। अब क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, RTC होती है और टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। NCERT से ही है पूरा पेपर, ठीक है। RTC ना ऐसा नहीं होता हमेशा कि RTC सिर्फ पोएम से आएगी, नहीं। आजकल क्या आता है, RTC इज़ चैप्टर बेस्ड ऑल्सो। लाइक कोई भी चैप्टर उठा के उसका पैराग्राफ उठा के तुमको वो दे देंगे और बोलेंगे लिखो, ठीक है। तो तुमको वो ध्यान से लिखना है। और जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा लिटरेचर क्वेश्चन, हाँ सारे NCERT लाइक एक बार पढ़ लेना, मैं बता रही हूँ अच्छे से पढ़ लेना। पोएम्स ध्यान रख लेना, पोएम्स के पोएट ध्यान रखना। तो जैसे भी जब भी कोई पोएम आई है और तुमको उसका आंसर फ्रेम करना है, जैसे कि एक तुम्हारे सिलेबस में पोएम है डस्ट ऑफ स्नो,
तो उसमें लाइक अगर तुम कोई पोएम लिख रहे हो, राइटिंग पैटर्न बता रही हूँ मैं, तो ऐसे लिखना द पोएम डैश शोज डैश उसके बारे में जो भी है, ठीक है। लाइक पोएम को स्टार्ट करना, इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू स्टे, या द पोएट का नाम रेफर करना, उसके बाद पोएम स्टार्ट कर वो लिखना कि पोएम क्या हाईलाइट करी है, क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके अकॉर्डिंग तुम फ्रेम करना आंसर, ठीक है। क्योंकि बच्चों को आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनको, इंग्लिश लाइक ठीक से लिखनी नहीं आती कि कैसे आंसर फ्रेम करना है। और उसके लिए तुम्हारे पास एक बुक होती है जो कि है इंग्लिश कंपेनियन, और ये 10th क्लास की बुक है। और अगर तुम इसको लाइक अगर तुम्हें आंसर राइटिंग नहीं आती, लिटरेचर में कैसे लिखते हैं आंसर, तो ये बहुत अच्छी बुक है, तुम इस बुक को फॉलो कर सकते हो। और इसमें ना लाइक क्या होता है, समरी होती है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती है। तो तुम उसको देख के तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या लिखना है, कितनी वर्ड लिमिट में लिखना है, ठीक है। और बाकी उसके बाद तुम पढ़ सकते हो लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे कि एलिट्रेशन, मेटाफर, पैराडॉक्स वगैरह कर लेना। और कुछ पोएम जैसे कि डायलॉग में लिखी होती हैं, ये सारी चीज़ें भी कर लेना। और हाँ, ये वीडियो मैं एक दिन पहले डाल रही हूँ बोर्ड के, तो फिर अभी तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा ये बुक ख़रीदने का। और अगर तुमने ख़रीदी है तो वेल एंड गुड, तुम्हें उसको पढ़ना भी था। और अगर तुमने नहीं पढ़ी तो क्या करो, तुम ये बुक ख़रीदो, ठीक है। अगर अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुमने ये वीडियो देख लिया, तो ये बुक ख़रीदो, इसकी सिर्फ समरी पढ़ लेना और फिर लाइक आंसर लिख देना, तुम्हें समझ में आ जाएगा समरी के अकॉर्डिंग कैसे आंसर लिखना है, ठीक है। और इंग्लिश इसमें बहुत अच्छी वोकैब बहुत अच्छी यूज़ हुई है इस बुक में, तो तुम ये वाली बुक रेफ़र कर सकते हो। या कोई भी ये वीडियो बाद में देखेगा तो तुम ध्यान रखना, ये बुक ये बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टिप है तुम्हारे पास समरी जल्दी जल्दी कर लेना और वन शॉट देख लेना। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और तुमको नहीं समझ में आ रहा चैप्टर, वन शॉट लगाओ यूट्यूब पे, किसी भी टीचर का लगाओ, चाहे तुमको PW से समझ आया है, चाहे तुमको नेक्स्ट टॉपर से, चाहे तुमको डियर सर से समझ में आ रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तुम किसी भी टीचर को फॉलो करो, एंड ऑफ द डे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता है कि तुमने मैथ्स और साइंस और कोचिंग के चक्कर में पढ़ाई नहीं करी होगी इंग्लिश की, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ता एक्चुअली, सही में टाइम नहीं होता इंग्लिश पढ़ने का, क्योंकि हम इतना फोकस हो जाता है मैथ्स और साइंस में अच्छा लाने, क्योंकि मोस्टली बच्चे साइंस स्ट्रीम प्रेफर करते हैं और कॉमर्स SST वगैरह मोस्टली कम ही लेते हैं। बट इसलिए इंग्लिश तो कोई भी नहीं पढ़ता एक्चुअली, क्योंकि SST में ही इतने सारी चीज़ें रटने के लिए होती हैं। और बाकी और जो नेक्स्ट टिप है वो है कि लिटरेचर में जब भी तुम आंसर राइटिंग करो ना, एग्जैक्ट वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर लिखना, ज़्यादा मत लिखना, टीचर्स नंबर काट देते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है इस चीज़ में। हमारे स्कूल में तो वैसे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि अगर हमने आंसर नंबर लिख दिया तो हमारा कट कर देते हैं, टू लेंदी, ज़्यादा मत लिखना। मे बी वो बोर्ड है, बोर्ड का अब पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो फिर आई डोंट नो, बट ज़्यादा मत लिखना कि लाइक पूरी राम कथा लिख के आगे चैप्टर की, नहीं, जो पूछा है वो बताना और उस स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देना, बस। ज़्यादा मत लिखने लग जाना कि अच्छा मेरे को ये आंसर आता है तो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, मेरे को फुल नंबर मिल जाएंगे, नहीं। और क्लीन हैंड राइटिंग रखना अपनी पेपर में, क्योंकि सबसे पहले जो एग्जामिनर पेपर खोलेगा तो वो हैंड राइटिंग देखता है कि एक बच्चे ने कैसा लिखा है, कितने अच्छे से लिखा है। और अगर उसको गंदी हैंड राइटिंग लग रही है तो वो ऑब्वियसली लाइक इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा पेपर चेक करने में। और स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड मेंटेन करना, जो जो तुमको आता है वो करते रहना, और जल्दी जल्दी पेपर लिखोगे तो तुमको फ़ायदा होएगा। और अगर तुमने लेट कर दिया तो फिर तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है कि वो छूट जाते हैं, बहुत लेंथी पेपर आता है इसलिए। तो चलो हम लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, क्योंकि उस सुबह तुम ऑब्वियसली उठ के रिवाइज तो करोगे क्या करना है। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि लोग बोलते हैं कि हमको नोट्स नहीं बनाने चाहिए इंग्लिश के। एक्चुअली मैं बोलूँगी कि तुमको लिटरेचर के लाइक कीवर्ड्स ना एक नोटबुक, सेपरेट नोटबुक बनानी चाहिए इंग्लिश के लिए, और तुमको वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि तुमको रोज़ रिवाइज करने के लिए चाहिए होगा। अब रोज़ तो तुम कंपेनियन खोल के नहीं पढ़ोगे, तो तुम्हारे लिए की नोटबुक होएगी, तुम वो खोलना और तुम वो पढ़ते रहना, और उससे बेटर रहता है। तो अगर तुम अभी लाइक तुमने एक बार ही पढ़ लिया है अच्छे से और तुमने रिवाइज भी कर लिया है, तो क्या करना, तुमने एक नोटबुक खोलना, उसमें लाइक सारे कीवर्ड्स बनाना चैप्टर के। जैसे मैं एक रेफरेंस डाल दूँगी कि मैंने कैसे बनाया था एक चैप्टर का, तो तुम वैसे ही फॉलो करना आज के लिए। देखो मैंने ना ऐसे एक चैप्टर पढ़ा या पोएम पढ़ी ना, तो फिर उसके ना ऐसे की पॉइंट्स वो बुक से ना नोट डाउन करने होते हैं, इसी को रिवाइज करना होता है। और लास्ट मिनट में सुबह उठ के बस उसको रिवाइज कर लेना, फॉर्मेट देख लेना, एंड यू आर ऑल सेट फॉर द पेपर, ठीक है। आई नो तुम बहुत अच्छा करोगे और तुम कर सकते हो अच्छा। और अगर तुम्हारे इंग्लिश में अच्छे आए तो प्लीज़ आके वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लोग वीडियो देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, बट अगर तुम ये देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये सारी चीज़ें फॉलो करी तो यू विल डेफिनेटली स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इफ़ यू आर ट्रूली फोकस्ड,
ठीक है, और तुम अच्छे से ला सकते हो नंबर इंग्लिश में, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड, एंड इफ़ यू हैव अ गुड vocab and good writing presentation, then you can obviously score well. So you can follow my tips, and if you like it, please like, share and subscribe. और अगर तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं भी आते हैं तो लेट मी टेल यू, कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर है और तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चिल रहना, आराम से पेपर देना, सब तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हें आता है, और अगर तुम्हें नहीं भी पढ़ा हुआ अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम एक बार रिवाइज़ कर लो और इंग्लिश में आ सकते तुम्हारे नंबर। बस कुछ अच्छे से कुछ घंटे तुम इंग्लिश को प्रॉपरली पढ़ लेना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू आर ऑल सेट फॉर द एग्ज़ाम एंड यू आर गोइंग टू स्ले इट, आई नो, ठीक है। और मज़े करो, चिल करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मीट यू ऑल, बाय बाय। यार ये सभी लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ मेरी वीडियो बनाती हूँ मैं तभी करनी होती है, मुझे गुस्सा आता है कभी, देखो अभी भी।